हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को आज हम डिटेल में एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी, आप समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी की बात हो रही है तो इसका मतलब ये मनी से बात कर रहा है। मॉनेटरी शब्द सुनते ही हमें पता है कि ये मनी की बात कर रहा है और ये एक पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, वो आज हम सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें है कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा जो है, मनी सप्लाई कौन कंट्रोल कर रहा है। इंडिया में मनी सप्लाई कौन कंट्रोल कर रहा है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं शॉर्ट में। और इसको हम यही हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारा सेंट्रल बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, किसके लिए? इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहा है। उसको आज हम समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो क्या होता है कि आरबीआई है, आरबीआई कंट्रोल कर रहा है किसको? मनी सप्लाई को। आइए हम इसको समझते हैं क्या होता है। आरबीआई है, आरबीआई लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना है या एब्जॉर्व करना है वो बताता है। लिक्विडिटी से यहाँ क्या मतलब है? लिक्विडिटी से यहाँ मतलब है कि कैश, गोल्ड या डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? या तो एक करंट अकाउंट में होगा या सेविंग अकाउंट में होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रहता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। आरबीआई क्या करता है? लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। उसके लिए क्या है कि लिक्विडिटी आपको क्या करनी है? इंजेक्ट करनी है या एब्जॉर्व करनी है, वो आपको आरबीआई बताता है। अब वो कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास मार्केट में पैसा है ना, मार्केट में अगर पैसा है तो आप क्या करोगे? एब्जॉर्व कर लोगे। और अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो आप इंजेक्ट करोगे लिक्विडिटी को लाने के लिए। कैसा रहता है? लिक्विडिटी अगर कम है, इफ़ लिक्विडिटी इज लेस, तो हम क्या करेंगे? इंजेक्ट कर देंगे, मार्केट में पैसा डालेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे, बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। तो उससे क्या होएगा कि लोग पैसा लगाएंगे। और एब्जॉर्व, जब मार्केट में डिफ्लेशन का वो रहता है, अगर डिफ्लेशन रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो। इफ़ लिक्विडिटी मोर, अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम डिफ्लेशन का वो हो चुका है ना। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही एक इकोनॉमिक का मतलब जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि वो क्या बता रही है आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी है, वो आपको क्या बता रही है? वो आपको बताएगी कि आपको पैसा इंजेक्ट करना है या एब्जॉर्ब करना है। ये आपकी मनी सप्लाई की ग्रोथ को बताती है, ग्रोथ, साइज, उससे आपको पता चलता है मनी सप्लाई का। अब देखिए आप, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई की अगर ग्रोथ और रेट मतलब साइज आपको पता चल रहा है, कैसा रहता है? आपको मनी सप्लाई करना है, मनी सप्लाई करना है, उससे ही आपको पता चलेगा ना कि कितनी ग्रोथ है मार्केट में, आपकी कितनी क्या साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। आइए हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज मैनेज बाय सेंट्रल बैंक। अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल बैंक मैनेज करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। इसका क्या मतलब हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी इज मैनेज बाय सेंट्रल बैंक, इसको मैनेज कर रही है, कंट्रोल क्या करने के लिए? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट, आपको रोजगार मिले, कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करोगे, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करोगे। अब जैसा है ना कि किसी को अगर लोन लेना है तो अगर आपकी इंटरेस्ट रेट कम हुई तो लोग ज़्यादा लोन ले पाएंगे, अगर आपकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोन कम ले पाएंगे लोग। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस बाय आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कौन अनाउंस करता है? आरबीआई। ये आपको एमसीक्यूज में मिल जाएगा क्वेश्चन
कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कौन करता है, तो आरबीआई करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यूड बाय मंथली, बाय मंथली का क्या मतलब हुआ, मंथ में ये दो बार मंथ में चेक की जाती है। मंथ में दो बार आप मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की जाती है, चेक की जाती है कि कैसा मार्केट में मनी का सप्लाई कैसा है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट और इन सबको आप मतलब प्राइस की क्या स्टेबिलिटी है, एक्सचेंज रेट्स क्या है, इन सबको आप क्या करते हो, चेक करते रहते हो। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, सभी चीज़ें हमें, डेवलपमेंट वगैरह सभी चीज़ हमको देखना पड़ता है। उसके लिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी को दो बार, मंथ में दो बार हमें उसे चेक करना रहता है। मेन ऑब्जेक्टिव, आइए मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। फर्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इससे क्या मतलब है, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को आपको स्टेबल करना है। एक्सचेंज रेट, जब रेट एक्सचेंज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी भी हमें चेक करनी कि ऐसा ना हो कि एकदम से रेट बढ़ जाए या एकदम से रेट कम हो जाए, तो उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी पैसे की बात होती है, इकोनॉमिक शब्द आते ही हमें पता है कि मनी की बात हो रही है, तो मनी का कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, सही जगह प्रोग्रेस है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट, सभी को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो हमें चेक करना रहता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्राइस को वो स्टेबल रखे, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखे, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ हो, और फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले ही मिले। इसको डिटेल में करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, प्राइस स्टेबिलिटी व्हेन देयर आर नो मेजर फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस ऑफ जनरल कंज्यूमर गुड्स। अब जनरली कंज्यूमर गुड्स जो है, जो आप और हम सभी खरीदते हैं, उसमें जनरली इतना फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, प्राइजेज में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो। ऐसा ना हो कि आज मान के चलो कि शक्कर आपको 45 रुपीज़ केजी आपको मिल रहा है और सडनली वो हो जाए 90 रुपीज़ केजी, तो ये बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। 45 से ठीक है 48 हो सकता है, या अगर हम कम करें तो वो 43 हो सकता है। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, है ना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएशन हो बट लिटिल बिट हो तो आप मैनेजेबल है कंज्यूमर के लिए, आम जनता के लिए। अगर ज़्यादा ही हो जाएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी को आपको यूज़ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी क्या है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी रेफर्स टू कंडीशन वेयर द वैल्यू ऑफ करेंसी रिमेन्स रिलेटिवली कॉन्स्टेंट अगेंस्ट अदर करेंसी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका क्या मतलब है, आपका देश है, आपके देश में जो आपकी करेंसी है, अपनी करेंसी कौन सी है, रुपीज़ है ना। तो अब रुपीज़ को जैसे आपको अमेरिका से आपका चेंज करवाना है, करेंसी एक्सचेंज करवाना है, ठीक है, चेंज कराना है, तो जैसे अभी जो अमेरिका का मतलब जो डॉलर की प्राइस है वो लगभग 90 कुछ समथिंग चल रही है, 90.42 चल रही है डॉलर की रेट हमारे रुपीज़ से, ठीक है। $1 इक्वल टू 90 रुपीज़ ऐसा कुछ चल रहा है। अब मान के चलो कि अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाए, है ना, जैसे जो सेम हमने जनरल कंज्यूमर्स के लिए पढ़ा है, जो हमने प्राइस स्टेबिलिटी के लिए पढ़ा है, ये सेम वैसा ही है, पर ये है इंटरनेशनल लेवल पर। जो क्या बता रहा है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी रेफर टू कंडीशन वेयर द करेंसी की जो वैल्यू है, अब $1 करेंसी की वैल्यू हमारी 90 रुपीज़ है और रिमेन्स रिलेटिवली कॉन्स्टेंट अगेन अदर करेंसी, जो बाकी का टाइम चल रहा है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ऐसा ना हो ना कि बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, वैल्यू जो है उसकी वो कांस्टेंट रहे। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी से हमारा ये मतलब है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू राइज इन इनकम एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक का मतलब आते ही पैसे से हमारी बात हो रही है। इससे क्या मतलब है, आपकी इनकम बढ़े, ठीक है, और उससे नेशन का क्या हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। जाहिर सी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा रहोगे और अच्छी चीज़ें सीखोगे, अच्छे आप कोर्सेज सीख सकते हो प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन के लिए, प्रोडक्टिव चीज़ें करोगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग है। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या मतलब है,
all person who are able to willing at the sorry all person who are able and willing to work at the current wage rate find employment। इससे ये मतलब है जो भी अभी आपकी करंट में आपकी आपकी डिग्री है आपके पास अच्छी, और आप जितना अफोर्ड आपको जितना मिलना चाहिए पेमेंट, जितना आपको पेमेंट मिल रहा है उस रेट में आप काम कर रहे हो। जैसे कि जितनी महंगाई है, मान के चलिए जितना जितना पैसा आपको लगता है नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, उसमें उतनी आप स्टेबल आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो उस जॉब को। मान के चलो कि कोई इंसान जॉब कर रहा है, वो MBA है और वो जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी 25,000 है, ठीक है। अगर ये छोटा शहर है तो हम स्टार्टिंग सैलरी है 25,000 है, छोटा शहर है तो चलेगा कि हाँ ठीक है वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर वो मेट्रो सिटीज़ में है और फिर भी उसकी सैलरी 25,000 है, जिसमें वो पूरा दिन काम कर रहा है, तो उससे उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा है। मेट्रो सिटीज़ है तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है, अगर मेट्रो सिटी नहीं है तो एक्सपेंसेस कम है। आप ये देखते हो ना कि बहुत दूर दूर है, आपको आने जाने का खर्चा लग जाएगा, या आपको रहने का या खाने पीने की वहाँ की चीज़ें हाई रहेगी। तो उससे आपको क्या है कि आप जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा तो आपका खर्च ही हो रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा। तो जो अभी करंट वेजेस रेट आपकी चल रही है, आप एबल हो जिस काम को करने के लिए, जिस काम को आप कर रहे हो आप एबल हो और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट मिल रही है, तो हम उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, वरना उससे हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होता है। अब हम इसको देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी, डीए मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशनरी, स्लैक, जो कि सुस्त है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। कॉन्ट्राडिक्टरी, बिजी, जो कि महंगी है सॉरी एक्सपांशनरी हमारी इसको हम बोलते हैं सुस्त, ठीक है। अब इसमें क्या है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम एक्सपांशनरी हिंदी में हम इसे बोल रहे हैं विस्तार, और कॉन्ट्राडिक्टरी जिसको हम कम करना चाह रहे हैं, जिसको हम एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि पैसा ज़्यादा आ गया है मार्केट में। अगर पैसा ज़्यादा आ जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी को यूज़ करते हैं, और पैसा कम है तो हमें एक्सपांड करना पड़ता है, मार्केट में पैसा डालना पड़ता है, ठीक है। इसके डिफरेंस हम समझते हैं। चीप मॉनेटरी पॉलिसी, डीए मॉनेटरी पॉलिसी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इंजेक्ट लिक्विडिटी। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी चीप हो चुकी है, कम हो चुकी है, पैसा नहीं है मार्केट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना पड़ेगा। डीए मॉनेटरी पॉलिसी एब्जॉर्ब लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है मार्केट में, कम पैसे में बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, और उससे क्या हो रहा है कि पैसा अच्छा खासा है मार्केट में, तो एब्जॉर्ब करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी। क्यों डिक्रीज करनी पड़ेगी? क्योंकि पैसा नहीं है। अगर आप कहीं भी लोन लेने जा रहे हो और आपको मिल रहा है 5 लाख पे, आपको मान के चलो कि 10% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही 5 लाख पे आपको 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप लोन ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी जगह नया इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ काम करना है, तो आप उसमें लोन ले सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होगा, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है और वित्ता काम भी ना चले, और फिर आपको वित्ता इंटरेस्ट भी देना पड़े, तो आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है कि आप इतना इंटरेस्ट पे करके आप वो काम कर सको। इतना प्रॉफिट होगा मार्केट में, इतना पैसा होगा, तो वो वैसे ही काम हो जाएगा। और डीए मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें हमको क्या करना पड़ता है? रेट हाई करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है। या इन्फ्लेशन काम नहीं आता, या इन्फ्लेशन काम आता है। डिफ्लेशन चीप मॉनेटरी पॉलिसी के लिए है, और डीए मॉनेटरी पॉलिसी के लिए काम नहीं आता है डिफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको आप मतलब ऐसा कहते हैं ना कि मार्केट में पैसा कैसे आएगा या कैसे काम करेगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं। वो टूल्स काम करते हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है ना। एक तो है
क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। ये डिपेंड करता है कैसे काम होगा। अब क्वांटिटेटिव तो क्या रहता है, सारे बैंक्स के लिए रहता है कि हाँ ये रूल निकाला है आरबीआई ने तो ये सबको करना है। क्वालिटेटिव क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक बैंक्स के लिए ही होता है। क्या स्पेसिफिक, किसी कारणवश आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिटेल में हम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव जनरल, मैंने अभी आपको बताया जनरली जो सबके लिए, सारे बैंक्स के लिए है। और क्वालिटेटिव जो सिलेक्टिव, कुछ स्पेसिफिक रूल्स है जो किसी ना किसी कारणवश हमने बनाए हैं। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट रूल्स, अब क्या है ये, रूल्स फॉर ऑल बैंक, सारे बैंक्स के लिए है। और रूल्स फॉर सेलेक्टिव बैंक्स क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर विच रेगुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पूरी जो क्रेडिट की बात की जा रही है, मेजर्स का आप कर रहे हो जो रेगुलेट कर रहा है पूरा पैसा, वो किस तरीके से काम करेगा, उसकी टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट, बिना कोई कुछ भी सिलेक्शन नहीं है, सभी के लिए रूल है ये, ठीक है। और मेजर्स विच रेगुलेट द सेलेक्टिव यूज ऑफ क्रेडिट, कुछ सेलेक्टिविटी चीज़ है, कुछ चीज़ है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, ये उसके लिए। अभी आप इसको आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे ना तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किसके लिए बोल रहा है। क्वांटिटेटिव के हम देखते हैं, इसमें कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम क्या बोलते हैं, CRR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, बैंक रेट BR, रेपो रेट RR, रिवर्स रेपो रेट RRR, ये मूवी नहीं है, ये हमारी रेट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSFR, ये है हमारी ये। अब ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये फिक्स्ड है, मतलब चेंज होता रहता है, रेट्स चेंज होती रहती है बट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। ये आपको सभी बैंक के लिए होएगा। कैश रिजर्व रेशियो में आपको कितना आपको कैश रखना है, बैंक रेट की कितने रेट से लोन आपको मिलेगा, रेपो रेट मतलब कितना आपको वहाँ पे कैश रखना है वो रखना है। रिवर्स रेपो रेट की कॉमर्शियल बैंक कितना, मतलब कॉमर्शियल बैंक को कितना लोन मिल सकता है, कॉमर्शियल बैंक कितना लोन दे सकता है अपने आरबीआई को। वो लोन नहीं होता है, हम उसको डीपली डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। बाकी इसको यही बता रखा है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है। अब आरबीआई प्रोवाइड करती है लोन, तो आरबीआई को लोन की क्या ज़रूरत है, आरबीआई को लोन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इधर है हमारे पास अपने किसके, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो कि सेलेक्टिव बैंक के लिए आपको किसी ना किसी काम के लिए वो आ रहा है, किसी रीज़न की वजह से हमने वो करा है। तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से है ना। इसमें आप न्यूमेरिक का भी आप इसको डाल सकते हैं आपका, जैसे कि अब क्या है कि ये आप याद कर लो, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बताओ मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है। अब है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कितना मार्जिन आपको रखना है ना। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डिफ्रेंशिएटेड इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितनी बार होता है आप लोन लेते हो, लोन देते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब जैसे प्राइवेट बैंक है तो कमर्शियल बैंक वो अपने अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकता है। जैसे कहाँ पे आपको लोन मिल रहा है तो 2.5 का मिल रहा है, 2.5%, कहीं पे 3% का मिल रहा है, तो यार आप देखो क्या 2.5% वाला सही है। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है कहीं कहीं की 0.5 का या 0.2 का भी हो जाता है। जैसे 3 का है तो यहाँ 2.8 का मिल रहा है या यहाँ पे 3.2 का मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। मॉरल एंड सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन, कि डायरेक्टली आपको क्या एक्शन लेना है। ये आप जो सेलेक्टिव, अब कुछ काम आ गया अर्जेंट, इमीडिएटली कुछ एक्शन लेना हो ना तो डायरेक्ट एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सबको आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए, जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, हमारी डिटेल में हम इसको समझेंगे सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली हमें इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, या डेफिनेशन से हमें पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो हम इसकी डिटेल वीडियो नेक्स्ट में पढ़ेंगे।
हमारे पास रेडी है, लेकिन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।